हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। सर, एक महीना पेपर को बचा है और अभी तक सीएफआर को हाथ तक नहीं लगाया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। कंसोलिडेशन तो देख के ही सर घूम जाता है। इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, हाय राम कैसे होगा, हाय राम कैसे होगा। लाखों स्ट्रेटजियां पड़ी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ गाइडेंस दो दो कि कैसे शुरुआत करें अपने सब्जेक्ट की, किस तरीके से पढ़ाई को शुरू करें और किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही कि सिर्फ ये कर जाओ पास हो जाओगे। ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है। कुछ भी पूछा जा सकता है। द आइडिया इज टू टेस्ट योर नॉलेज। तो सिलेक्टिव स्टडी जैसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन अब जिस सिचुएशन में आप फंस गए हो वहां से आपको बाहर निकालने के लिए कोई तो निवारण करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए ये डेटा है और उसी के लिए ये पूरा का पूरा एनालिसिस है। मैं आपको किसी भी हालात में लेवल पे ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ये करके जाओ, ये छोड़ के चले जाओ, ये नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता क्या आएगा, आपको भी नहीं पता, और इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि क्या आने वाला है। बट स्टिल, अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो हम इस ट्रेंड एनालिसिस से थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को शुरुआत कैसे करें। तो जब मैंने ये ट्रेंड एनालिसिस करा तो मुझे पता चला कि भाई साहब, वैल्यूएशन वाला चैप्टर बार बार पूछा जा रहा है। वैल्यूएशन एक बार ही शेयर आया है, बाकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैं इसलिए वैल्यूएशन वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं कि ये बार बार पूछा जा रहा है। सिमिलरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल कतई बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक ये वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। 4 बार के पेपरों में 4/4 का इसका स्ट्राइक रेट है। तो इसका मतलब भाई साहब, ये तो अपन को करना ही चाहिए। हर हाल में ये तो हमें करना ही चाहिए। सब इस पे पकड़ होनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, हर बार आ रहा है, तो इस बार भी चांसेस आर देयर कि वो आए। तो अपने को पकड़ बना के रखनी है ताकि इससे मार्क्स ना कट पाए। ठीक है? तो बड़े चैप्टर पे फोकस अभी स्टार्ट में करने से बेटर है कि उस चैप्टर पे फोकस करा जाए जो बार बार आ रहा है और उस पे अपनी पकड़ बनाई जाए। तो शुरुआत कहां से करो? इन तीनों चैप्टर से अपनी शुरुआत करो। अपनी पढ़ाई की शुरुआत इन तीनों चैप्टर से करो, ताकि जो चैप्टर शॉर्ट शॉर्ट आ रहा है उस पर आपकी अच्छी कमांड हो सके। पहले करोगे तो रिवीजन भी बार बार कर पाओगे, तो आपकी थोड़ी कमांड चैप्टर्स पे अच्छी हो जाएगी। सर चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक बात देखो, अगर 4 भी प्रिपेयर कर ही रहे हो तो पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 4 ही प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ सर, बात तो एकदम सही है। तो बताओ फिर कैसे प्रिपेयर करें? सर, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से प्रिपेयर करें वो बताओ। तो मैंने आपको कहा कि देखो जरा, इंडेज 109 भी पूछा जा रहा है। 4 में से 3 बार इंडेज 109 पूछा गया है। सर, एक बार तो एनबीएफसी पूछा गया है। उस अटेम्प्ट में बच्चों ने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया होगा, इसलिए एनबीएफसी पूछ लिया है। पता है इसमें क्या पूछा गया है? कि परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रोविजन बता दो। परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रोविजन बता दो। मैं कह रहा हूं, अगर आज से भी शुरू होते हो ना, और ये वो करते हो, प्रॉमिस करते हो अपने आप को कि रोज रात को एनबीएफसी के प्रोविजन एक ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे। एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद रात को ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे एनबीएफसी के प्रोविजन और मैच करके सो जाएंगे। तो आपको प्रोविजन याद हो जाएंगे कि कितना परसेंटेज किस पे बनना है। अगर रोज रात को काम आज से भी शुरू करते हो तो भी ये काम हो जाएगा। तो मुझे जरा बताओ, अगर 5 मिनट लगा के आपका चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? ना वो आपसे बैलेंस शीट बनवा रहे, ना कुछ बनवा रहे, ना जनरल एंट्री पूछ रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 5 मिनट लगा के अपना एनबीएफसी प्रिपेयर करो। सर, 109 के बारे में भी कुछ बताओ फिर। तो 109 के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये वैसे बहुत भारी भरकम स्टैंडर्ड है। आप क्या कर रहे हो? आप ना यूट्यूब पे 109 सर्च कर रहे हो। अब वो सीए फाइनल एफआर में भी है, और उनके कोर्स में पूरा का पूरा स्टैंडर्ड होता है, बहुत डिटेल में होता है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखते हो और आपको 109 भयानक लगता है। आपके कोर्स में उतना कंटेंट ही नहीं है, तो आप उतनी मेहनत क्यों कर रहे हो इसके ऊपर? मैक्सिमम टाइम आपसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम। 3 बार में से 2 बार तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है। तो अगर आप अपना कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और एक बार वो लोग क्या पूछे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट से फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में बताओ। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, तीसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट का होता है, जिसके अंदर 3 अकाउंटिंग होती है, एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई और
अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट तो उसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। एफईटीपीएल और एफईटीओसीआई के अंदर बिजनेस मॉडल और सीसीएफटी टेस्ट का फर्क है। वो कर लोगे तो आपका 109 ही कवर हो गया। अगर आपने वो कर लिया तो आपका 109 ही कवर हो गया, और बड़ी चीजें आपके कोर्स में ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं 109 लगा के, टाइम लगा के आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 पूरा नहीं प्रिपेयर कर सकते? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। एनबीएफसी का तो आपने बता ही दिया, रामबाण इलाज के रोज रात को लिख के सोना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो बार बार पूछा जा रहा है, पता है इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, जनरल एंट्री पास कर दो और वो डाल दो, बैलेंस शीट बना के दिखा दो। जनरल एंट्री और बैलेंस शीट, जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट, बस यही क्वेश्चन आता है कि जनरल एंट्री पास कर दो और बैलेंस शीट। क्या आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं कवर कर सकते? बार बार आ रहा है भाई साहब, बार 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 आ रहा है। ठीक सर, स्टैंडर्ड के बारे में भी बताओ। तो देखो, इंड एएस 36 की तरफ नजर डालो, एक बार, 2 बार और 3 बार। 4 में से 3 बार इंड एएस 36 आया है, तो हुआ ना इंपॉर्टेंट? हाँ सर हो गया। इंड एएस 16 की बात करें, छोटू सा है लेकिन 2 बार आया है। फिर उसके बाद जो पूछा गया है वो इंड एएस 116 पूछा गया है। मैं 116 के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ भाई। मैं मानता हूं ये आपके लिए पेनफुल हो जाता है कि 116 क्योंकि डिटेल है, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। जो नहीं समझ में आ रहा, मुश्किल चीजें छोड़ दो। सेल एंड लीज बैक नहीं समझ में आ रहा, वो बड़ी सी एंट्री कैसे होगी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, जाने दो। हालांकि हमने वर्कबुक डाली थी, वर्कबुक के अंदर वो क्वेश्चन है, आप उससे समझ भी सकते हो, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज इन दैट पार्ट तो आप उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि भाई साहब लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आरओयू टू लीज लाइबिलिटी की एंट्री कुछ तो करके आओगे। जीरो से तो बेहतर है कुछ तो करके आओगे, इतना पोर्शन तो समझ सकते हो ना कि जो फ्यूचर के लीज रेंटल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, कौन सा रेट लेना होता है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या आईआरआर, जो अगर आईआरआर अवेलेबल है, अदरवाइज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेजी लेना होता है। तो उस पर अपन प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आरओयू के अंदर ऐड करते हैं। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, अगर इतना भी समझ जाओगे और हिट हो गया अगर क्वेश्चन, पता है आपको ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, आरओयू और लीज लायबिलिटी दिखाओ। और 116 का जो दिसंबर 23 में आया था उसके अंदर तो और चोमू क्वेश्चन था, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालनी थी, लीज रेंटल का टोटल करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू वाला अमाउंट माइनस करना था, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गई। तो ये दो छोटी छोटी चीजें अगर आप कर जाओगे तो आपका 116 पे कुछ तो कमांड आ जाएगी। 16 तो एक इजी स्टैंडर्ड के अंदर आता है भाई, अब ये मुश्किल मत बोलना, पीपी तो इजी स्टैंडर्ड के अंदर आता है। गिने चुने कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉस्ट को ऐड करना होता है जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती, फिर डेप्रिशिएट करना होता है, कोई कंपोनेंट हट रहा है तो उसकी बुक वैल्यू हटानी होती है और कॉस्ट ऐड करनी होती है। ये 4-5 चीजें हैं, ये 4-5 चीजें कर जाओगे तो इंड एएस 16 भी आपका कवर हो जाएगा। थोड़ी मेहनत तो देखो अब आपको करनी पड़ेगी ना, आपको सब कुछ केक वॉक नहीं मिल सकता। हाँ सर हम समझ रहे हैं आपकी बात। फिर सर उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि आप 115 की तरफ भी नजर डालिए। 115 एक बार, 115 2 बार, 102 102 शेयर बेस्ड पेमेंट एक ही बार आया है, ये आपकी कॉल है कि आपको इसका क्या करना है। 113 भी एक ही बार आया है, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ के मत जाना, करके जाना। क्यों? क्योंकि बहुत कम टाइम लगा के आपको मार्क्स दे जाएगा, छोटू सा स्टैंडर्ड है। पूछ लिया आपसे कि चलो बच्चों को नंबर फ्री में मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत है। 113 बहुत छोटू सा स्टैंडर्ड है, एक बार कर जाना आपका काम बन जाएगा। 102 आपकी कॉल है, पर मेरे हिसाब से करके जाना। एटलीस्ट इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट की सेटल स्कीम्स की एंट्री किस तरीके से होती है वो देख करके जाना, आपको हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई देखो कंसोलिडेशन में सबका रगड़ा रहता है, ये लोगों से ये जो टॉपिक है और बच्चे इससे लड़ाई कर बैठते हैं कि कंसोल, ये तो हर बार पूछा जाएगा। 110 तो बैलेंस शीट कंसोल बना के दिखाओ, ये हर बार पूछा जाएगा। आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो मैं आपके लिए एक काम करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टॉपिक छोड़ के जाएंगे और 0 मार्क्स लेकर आएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन चारों अटेम्प्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो डाल दूंगा, ताकि एटलीस्ट यू नो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है। आपको एटलीस्ट कंसेप्ट की क्लैरिटी तो आएगी, तो कुछ लेवल तक तो पहुंचोगे। मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट नहीं मैच करवा पाए, कुछ लेवल तक तो पहुंचोगे, कुछ मार्क्स तो खींच ही पाओगे ना। क्योंकि अगर आप इस पे बिल्कुल 0/0 जाना चाह रहे हो तो देखो आपको थ्योरी पे काम करना पड़ेगा भाई साहब, फिर आपको ये थ्योरी ढंग से करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, और थ्योरी में फिर ये होता है कि भाई आज याद आया या नहीं आया,
राम भरोसे हैं। और थ्योरी मेरे को लगता है ज्यादा पेनफुल है, इससे बढ़िया ये कर लेंगे तो ज्यादा आसान है। बाकी इट्स योर कॉल। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए इनकी वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। थ्योरी आपको फिर करनी पड़ेगी अगर आप उस टॉपिक को कच्चा करके जा रहे हो तो। फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज कि अगर मैं देखूं कि कंसोलिडेशन में ही एक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि एसोसिएट से सब्सिडरी हो गए, एसोसिएट थे सब्सिडरी हो गए, एसोसिएट थे सब्सिडरी हो गए। तो अगर आप ये कंसोल का, मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल का ये कॉन्सेप्ट कर गए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। जब ये 3 बार पूछा जा चुका है तो इसको करके जा सकते हो, हेल्प हो जाएगी आपकी। सर एक ये भी तो पूछा जा रहे हैं एनसीआई और गुडविल, हाँ ये भी आपको करना पड़ेगा एनसीआई और गुडविल। रीजन बीइंग कि जब आप ये वाली वीडियोस देखोगे ना सीबीएस की, तो उसमें इसका काम आएगा कि एनसीआई और गुडविल कैसे निकालते हैं, तो ये आपका वहां पर भी कवर हो जाएगा। तो आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। इंड एएस 28 की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इसके अंदर सिर्फ सिंगल एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको कर जाओगे तो इंड एएस 28 भी आपका हो गया। तो सब छोड़ के क्या जाना, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना, मैंने तो पहले ही बोला था कुछ छोड़ के नहीं जाना। तो आपको अपनी पढ़ाई शुरुआत कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स उठाने हैं वो उठाने हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और वैल्यूएशन। ये टॉपिक आपको उठाने हैं। अगर आप कहोगे तो सीए इंटरमीडिएट की अपनी जो क्लासेस है मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपके लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना इफ यू गाइस वांट दैट क्लासेस और नॉट। एंड जब आप ये वाला टॉपिक प्रिपेयर कर दोगे, ये 3 टॉपिक, ये 3 थे ना, वैल्यू एडिड, इंटरनल और हाँ वैल्यूएशन, तो आपको ये हो जाएगा कि भाई साहब हाँ अपन सही ट्रैक पे हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब ये प्रिपेयर होने लगेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो आप डीमोटिवेटेड हो ना, आप मोटिवेटेड भी हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको जाना है स्टैंडर्ड्स की तरफ, जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड उठाओगे कौन कौन से। सबसे पहले आप उठाओगे 16 के बाद उठाना 38, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड है, दोनों एसेट से रिलेटेड है। और फिर उठाना इम्पेयरमेंट, फिर उसके बाद उठाना रेवेन्यू, और फिर उठाना 109। इन स्टैंडर्ड्स को आप उठा सकते हो। 113 और 102 मैं कह रहा हूँ 113 भी कर जाना, बहुत छोटा टॉपिक है, लास्ट में जो छोटे मोटे थ्योरी के स्टैंडर्ड है वो कर जाना। और ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि इंड एएस 12 भी कर जाना। माना कि पूछा नहीं गया बट ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। देखो डेफर टैक्सेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अलग ही इंपॉर्टेंस जो है रखते हैं, तो इंड एएस 12 भी मेरे को लगता है आपको करके जाना चाहिए। फिर ये स्टैंडर्ड जब आप कर लोगे तो आपको ये होगा कि आपके काफी सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो कवर हो गए हैं। देन उसके बाद आप आना अपने इसके ऊपर, कंसोलिडेशन के ऊपर। कंसोलिडेशन में जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला पार्ट है वो हमारी वीडियो से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, मैं वो वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं जल्दी डाल दूंगा वो वीडियो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कंसोल के क्वेश्चंस की, ताकि आप लोगों को इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई इसको शुरुआत कैसे करनी है, कुछ नंबर तो स्कोर कर पाएंगे। गुडविल और एनसीआई की कैलकुलेशन भी आपकी उसी वीडियोस में कवर हो जाएंगी, बट जो सेपरेट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर गुडविल एनसीआई निकाली जा रही है वो आप जरूर जरूर प्रैक्टिस करोगे इस वीडियो के बाद, या अगर आपको पहले ही आता है तो उससे पहले भी आप प्रैक्टिस जरूर जरूर करके चलोगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएट से आप क्या बन गए, सब्सिडरी आप बन गए एसोसिएट से, ये आपको करके जाना होगा। क्योंकि जब आप एसोसिएट थे आपने स्टेप एक्विजिशन बोल देते हैं कई लोग, तो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट को रीवैल्यू करते हैं, उसकी जनरल एंट्री, उसका गेन लॉस कैसे निकालते हैं, कुछ छोटे मोटे 4-5 पॉइंट हैं, उसको करोगे तो आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप देखो तो वो कंसोल से मेजरली यही सब चीजें पूछ रहे हैं, तो आप किसी एक लेवल तक अपने सब्जेक्ट को जान पाओगे। इंड एएस 28 आपको करना ही करना है कंसोल, इसके साथ लिख देता हूं मैं इंड एएस 28, क्योंकि ये भी पूछने के इसके चांसेस होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ना जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना 8C, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है,
आपका देखो हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है और छोटू क्वेश्चन होता है, तो इंडेस 28 से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन से भी हर बार वो कंसोल से पूछ रहे हैं 28, 103, 103, 103, लेकिन छोटे क्वेश्चन 103 के भी छोटे क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपका ये पार्ट तो प्रिपेयर होगा। तो आप इंडेस 28 करके जाओगे तो उस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई को, सीएफआर को शुरुआत करनी चाहिए। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी कि आपको बिगिन कैसे करना है अपनी पढ़ाई को। जो लोग बिल्कुल इस टाइम पे लॉस्ट हैं अपनी स्टडीज में, भाई किस तरीके से शुरुआत करें, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि हाउ टू बिगिन। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेपर में आएगा यही कर जाओ, ना ना, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा। यू शुड स्टडी वेल, आपको पूरा कोर्स करना चाहिए, बट अगर आप मझधार में फंस चुके हो, पैर आपके कीचड़ में गड़ चुके हैं, तो उसको निकालने के लिए आपको जिस रस्सी की जरूरत है पुल करने के लिए, ये है वो रस्सी। इसकी हेल्प लेके आप बाहर आ सकते हो, और अगर आपके पास समय बचे तो आप बैलेंस टॉपिक को भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज इन टॉपिक्स को ढंग से, ये वाले जो टॉपिक है इनको ढंग से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये हर बार आपसे पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में। आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट। इस बार अपन को पास करना है, अपन जो है जी जान लगा देंगे इस अटेम्प्ट के लिए, अपनी इस सीएमए फाइनल की जर्नी को, सीएफआर की जर्नी को खत्म करेंगे और एक सीएम में बन के उभरेंगे, निकलेंगे। तो आई विश यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।